क्या चाहिए? मैंने उसी आत्मीय स्वर में पूछा था। कुछ जरूरी काम है, फिर भी किसी के बर्थडे में एक प्रेजेंट देना है। आज ही? ना ना, कल तक भी चलेगा। मैं पल भर असमंजस में डूबा सोचता रहा। इन कुछ ही क्षणों में कितना कुछ नहीं सोच गया था मैं। फिर भी मैंने कहा, कल दे दूं तो चलेगा। दरवाजे तक जाते जाते मैं ठहर गया था। तुमसे मुड़कर पूछा था, कितने चाहिए? तुम हंस पड़ी थी उसी अम्लान हंसी में। 2-3 करोड़ बस। मैं भी अपनी हंसी रोक न पाया था। बस, यह तो बहुत ही कम है। यह सुनते ही तुम कितनी हल्की हो आई थी, खिलखिलाकर हंसती हुई। हाँ, मुझे तो वक्त मिलेगा नहीं, आप ही कुछ ले आइएगा ना। तुम्हारा यह कहना कितना अच्छा लगा था। मुझे लग रहा था अपने पन का यह अधिकार अभी तक भी तुम्हारे हृदय के कोने में मेरे प्रति सुरक्षित है। जो मैं लाऊंगा तुम्हें पसंद आएगा, क्यों नहीं? 2 कदम चलकर मैं फिर लौट आया था। हाँ, यह तो बतलाया ही नहीं कि किसे देना है। अपनी सहेली या जो दोनों के काम आ सके ऐसा ले आइएगा, ड्राइंग रूम में रखने जैसा। तुमने मुझसे ही क्यों कहा? सुहास से भी तो कह सकती थी। वह तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं कर देता। पर मैं जैसे एक ही परिध पर निरंतर घूमने लगा था, चकई की तरह। पर मेरे पास तो आज कुछ भी नहीं था। अपनी कुछ किताबें बेचकर मैं उपहार ले आया तो तुम कितनी प्रसन्न हो उठी थी। ऐसा ही कुछ चाहती थी मैं, ठीक ऐसा ही। सुहास का आज बर्थडे है। मुझे कब से छेड़ रहा था कि मेरे बर्थडे पर क्या उपहार दोगी। सच, इसे देखकर वह कितना खुश हो जाएगा। तुमने मेरी ओर देखते हुए पता नहीं किस औपचारिकता में कहा था, थैंक यू। मुझे लगा था जैसे थैंक यू के साथ साथ एक चांटा भी जड़ दिया हो तुमने। पुस्तकों के ऊपर रखी काठ की उस प्रतिमा की ओर मैं टकटकी बांधे देख रहा था। प्रतिमा हाथ में लेकर निरखता परखता रहा। कितनी दुकानें टटोली इसके लिए। इम्तिहान के दिनों का कितना समय नष्ट किया। उन बहुमूल्य पुस्तकों को मिट्टी के भाव तौलकर बेच दिया जिन्हें मैंने कितने वर्षों से सहेज कर रखा था। विवेकानंद, जिब्रान, उपनिषद भाष्य, क्या इसके लिए, इन्हीं सब के लिए? मैं पता नहीं रो में बहता क्या क्या सोचता रहा। मुझे होश तब आया जब मेरी मुट्ठियों में अनायास आ गए दबाव के कारण काठ की यह मूरत टूट गई थी। नुकीले टुकड़े चुभने के कारण मेरी दाहिनी हथेली से लहू बह रहा था। मुझे न पीड़ा का एहसास हो रहा था, न किसी और तरह का कोई दर्द ही। जैसे यह हथेली मेरी नहीं, किसी और की हो। यह रक्त की धार नहीं, रंग की धार हो। गांव आकर मैं अपने को कितना बिखरा अनुभव कर रहा था। जब भी तनिक एकांत आता, सहसा तुम सामने खड़ी हो जाती। तुम्हारी अधमुदी पलकें, दुधिया चेहरा, बिखरे बिखरे बाल मुझे साफ दिखलाई देती। एक विचित्र से यंत्रणा की लपटों से गुजर रहा था मैं। जो सपना तुमने कभी देखा था वही बार बार क्यों परेशान कर रहा था। मैं कितनी बार खुली आंखों से उसे घटित होते हुए देखा था। वे आकृतियां हमारे होते हुए भी मुझसे क्यों पराई सी लगती थी, जैसे किसी और की हो। सुबह शाम अकेला ही निर्जन वनों की तरफ निकल पड़ता। देर तक दूर दूर तक भटकता रहता। मुझे सब में अब एक विचित्र सा परिवर्तन अनुभव हो रहा था। बर्फीले चोटियों का चमकता रंग मुझे धुंधला धुंधला सा लगता। पेड़ अपरिचित से दिखते। पत्थर की कठोर चट्टान पर टकराता जल एक अजीब सी अनुभूति जगाता। चीड़ की जमीन पर बिखरी हुई सूखी पत्तियों पर पीठ के बल लेटकर हवा के झोंकों के साथ नीचे तक झुकते चीड़ के पेड़ की चोटियों की ओर विचित्र सी जिज्ञासा से देखता रहता। एक साथ तुम्हारे कितने ही चेहरे उभरने लगते थे तब। रंगीन रंगहीन बादलों में, रंग बदलती बर्फीली चोटियों में, दूर दूर तक फैले नीले नीले पहाड़ों के धुंधलके में, घिरते अंधियारे में। सांप ग्रस्त यक्ष की तरह अपने को मैं कितना अवश और असहाय अनुभव करने लगता था तब। मुझे लगता था अपनी इस अंतहीन यातनाओं का कारण मैं नहीं, कोई और है। उस और में न तुम शामिल थी और न सुहास ही। कभी कभी महसूस होता जैसे मेरी परिस्थितियां, मेरे संस्कार ही इन सब के लिए दोषी हैं। इसीलिए तुम पर मेरा आक्रोश कभी भी देर तक टिक नहीं पाया था। तुम वही तो कर रही थी,
जो तुम्हें करना चाहिए था। मैंने ही तुम्हें गलत समझा, तो फिर दोष किसे दूं? उस दिन रविवार था ना, सुहेल के साथ लैंड्स एंड गया था। सुहेल के गले में माला की तरह दूरबीन लटक रही थी। पहाड़ के उस अंतिम सिरे पर जहां धरती की सीमा रेखा टूटती हुई सी लगती, लोहे के मोटे मोटे पाइप लगे थे, घुटने घुटने ऊंचे सीमेंट के खंभों के सहारे। सड़क यहाँ पर आकर समाप्त हो जाती थी ना, इसीलिए नीचे खाई में झांकने पर भय सा लगता था। पाइप का सहारा लेकर मैं खड़ा था। खुरपा पाताल की झील कितनी छोटी लग रही थी, पिचकी हुई थाली जैसी। सुहेल ने दूरबीन मेरी ओर बढ़ा दी तो आंखों पर लगाकर मैं दूरी कम करने का प्रयास कर रहा था। कुछ लोग पगडंडी पर तेज तेज कदमों से चल रहे थे, दुधिया जैसे लगते थे। ढलान पर एक घोड़ा घास चर रहा था। उन्हीं के पास पास ही दो रंगीन धब्बे से दिखाई दे रहे थे। गोलाई में घुमाकर जो जो लंच ठीक कर रहा था, तो आकृतियां भी स्पष्ट उभर कर आ रही थी। एक आकृति सुहास की जैसी थी, वैसे ही बाल, उसी तरह के कपड़े। दूसरी तुमसे कितनी मिलती जुलती थी। वह तुम कैसे होती अम्मी? हाँ, तुम तो पटवा डांगर गई थी अपनी जीजी से मिलने। कभी कभी कितना खूबसूरत भ्रम होता है। मैंने झट गर्दन दूसरी ओर घुमा ली थी। अंकल कह रहे थे क्या मुझे छुट्टियों में बरेली तक नहीं छोड़ देंगे? वहां से आप टंगरपुर के रास्ते अपने घर चले जाएंगे। तब बसें सीधे बरेली तक नहीं जाती थी, काठगोदाम से ट्रेन पकड़नी पड़ती थी ना। आपको मैं अपना घर दिखलाऊंगी, अपनी छोटी छोटी गुड़ियां जिनके साथ मैं बचपन में खेला करती थी, वे अब तक मैंने सहेज कर रखी है। इतनी सुंदर आर्टिस्टिक की आप देखते ही दंग रह जाएंगी। मम्मी आपको बहुत अच्छा मानेंगी। आपके बारे में मैंने उन्हें सब कुछ बतला दिया है कि आप मुझे कितनी मेहनत से पढ़ाते हैं, आपका स्वभाव कितना अच्छा है। नैनीताल की झील में आप आर पार तैर लेते हैं। आप वहाँ के रहने वाले हैं जहाँ बड़े बड़े शेर घूमते फिरते हैं। कहते कहते अपने आप तुम हंसने लगी थी। आप कुछ नहीं बोलेंगे? आप तो अब कोई बात भी नहीं करते, मेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते। क्या नाराज हैं? इस बार भी मैं चुप रहा तो तुम्हारा चेहरा रुआसा हो गया। कितनी कातर दृष्टि से तुम मेरी ओर देखने लगी थी। हिमांशु जोशी का लिखा तुम्हारे लिए उपन्यास आज यहीं तक। इसका बाकी का हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।